आज की हमारी फिल्म एक बहुत ही यूनिक कंटेंट पर बेस्ड है, जो वन ऑफ बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवीज में से एक मानी गई है। फिल्म की कहानी इतनी यूनिक है कि इसे एक बार में समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज हम आपके लिए इसका एक इजी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। फिल्म की कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए प्लीज इसकी कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एसियो यॉन है। काफी दिनों बाद वो अपने होम टाउन में लौटती है। जहां आते ही वो सबसे पहले स्योंग नाम के एक लड़के से मिलती है, जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म होता है। जो उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम काफी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उनका घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, जिसकी हालत अभी काफी खराब हो गई है। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि एसईओ यॉन जब ट्रैवल कर रही थी तो उसका फोन ट्रेन में कहीं छूट गया था। इसीलिए एसईओ यॉन सबसे पहले आकर अपने घर के कॉर्डलेस फोन से खुद के फोन पर ही ये पता करने की कोशिश करती है कि उसका फोन कहाँ पर है। उसके फोन को एक औरत उठाती है, जो उसका फोन उसे रिटर्न करने के लिए उससे पैसे मांगती है, जिसकी वजह से सीओ यॉन का मूड ऑफ हो जाता है। वो अपने फोन को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, जिससे एसईओ यॉन मायूस हो जाती है। लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है, जिसके दूसरी तरफ एक डरी और सहमी सी लड़की होती है। वो एसईओ यॉन से कहती है कि मुझे कैद कर रखा है, प्लीज मुझे बचा लो। अब थोड़ी देर के लिए तो एसईओ यॉन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है, जिसे इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन एससीओ यॉन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके डैड की मौत के बाद से ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि एससीओ यॉन और उसकी मॉम का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसके बाद हम एक बार फिर से सीओ यॉन को अपने घर में देखते हैं, जहां उसे एक बार फिर से उसी लड़की का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि प्लीज मुझे यहां से बचा लो। वो लड़की एसीओ यॉन को अपना एड्रेस भी बताती है, लेकिन एक बार फिर से एसीओ यॉन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि एसीओ यॉन तो अभी अपनी ही बातों को लेकर परेशान है। और इसी परेशानी के साथ वो वही सोफे पर सो जाती है, जहां हम नोटिस करते हैं कि एसीओ यॉन के पैरों पर जलने के निशान हैं। अब इसी सीन में एसीओ यॉन को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, जिसको वो जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस आवाज से उसे ऐसा लगा था, दरअसल वो आवाज एक लाइट से आ रही थी, जो सीओ यॉन के घर के कॉरिडोर में थी। जिसके बल्ब को देखकर सीओ यॉन अपनी फैमिली की फोटो को लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो फ्रेम को टांगने के लिए उस दीवार में कील लगाती है, वैसे ही वो कील दीवार के दूसरी ओर जाकर गिर जाती है, जो एससीओ यॉन को बहुत अजीब लगता है। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद दीवार के उस पार कुछ तो है। इसीलिए सीओ यॉन उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो दीवार टूटती है, वहां का नजारा देखकर सीओ यॉन के होश उड़ जाते हैं। दीवार के उस तरफ एक बेसमेंट होता है। एसीओ यॉन उस बेसमेंट में चली जाती है उसको चेक करने के लिए, जहां उसे कुछ चीजें मिलती हैं, जिनमें एक डायरी भी होती है, जो यंग सुक नाम की एक लड़की की थी, जिसमें उसकी एक फोटो भी होती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डायरी किसी काला जादू करने वाले इंसान की है, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनको पढ़कर एसियो यॉन थोड़ा घबरा जाती है। उस डायरी में एसियो यॉन को यह भी पता चलता है कि ये डायरी सन 1999 में लिखी गई थी, जबकि जो फोटो उसे डायरी में मिली थी, उस पर भी वही सन 1999 की डेट थी। जिससे एक बात तो जाहिर है कि जिसकी भी डायरी है, उसने 1999 के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब सियो यॉन फोटो को लेकर उसी आदमी श्योंग के पास जाती है, जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म होता है, जो उसे ये बताता है कि ये फोटो तो यंग सुक की है, जिसे उसकी सौतेली मॉम ने मार दिया था। अब ये सारी बातें जानकर सियो यॉन थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं। वो वापस जाकर दोबारा उससे बात करती है, जहां यंग सुक चिल्लाते हुए मदद मांग रही होती है कि प्लीज जल्दी आओ, मेरी मॉम मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। अब सीओ यॉन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद अब हम उस लड़की यंग सुक और उसकी मॉम को देखते हैं, जो सच में उसे जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसका असर सीओ यॉन को भी उस बेसमेंट में देखने को मिलता है। सीओ यॉन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसके अगले दिन एक बार फिर से यंग सुक से पूछती है कि कल तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई, क्योंकि यंग सुक को अभी तक ये मालूम ही नहीं था जिससे वो बात कर रही है। वो एसीओ यॉन है,
जहां बातों ही बातों में अब इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक ही घर में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग समय में। मतलब यंग सुक इसी घर में है, लेकिन पास्ट में, जबकि एसईओ यॉन इसी घर में फ्यूचर में रह रही है। और ये दोनों इस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। ये फोन भविष्य और भूतकाल की कड़ी बन गया है, जिसे जानकर ये दोनों काफी हैरान होती हैं। यंग सुक अकॉर्डिंग टू डेट 18 नवंबर 1999 है। इसलिए कंफर्म करने के लिए सीओ यॉन यंग सुक को यह बोलती है कि आज के दिन तुम्हारे समय में एक प्लेन क्रैश होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम पास्ट में हो और मैं प्रेजेंट में। जिसके बाद हम यंग सुक को उसकी डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां यंग सुक काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यंग सुक मानसिक रूप से बीमार है, जो हो सकता है कि उसकी मॉम के टॉर्चर करने की वजह से हो गया हो। उधर ही हम उसी प्लेन क्रैश की न्यूज को भी देखते हैं, जिसके बारे में सीईओ यॉन ने यंग सुक को बताया था, जिससे उन्हें अब ये कंफर्म हो गया है कि वो दोनों उस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। जिसके बाद यंग सुक और सीईओ यॉन एक बार फिर से फोन पर बात करती हैं। इन दोनों के बीच अब काफी बातें होने लगी हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। यंग सुक सीओ यॉन को बताती है कि ये मेरी सौतेली मॉम है, जो मुझको इतना टॉर्चर करती है। जिस पर एससीओ यॉन भी यंग सुक को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर की भी घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि उसकी मॉम ने स्टोव गैस ऑन छोड़ दिया था। और यही वजह थी कि यंग सुक और उसका रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक ऐसी एससीओ यॉन को कुछ याद आता है। वो यंग सुक से पूछती है कि आज कौन सी तारीख है, लेकिन यंग सुक बिना उसकी बात सुने फोन को काट देती है, क्योंकि उसकी मॉम घर वापस आ जाती है। यंग सुक देखती है कि उसकी मॉम के साथ एक आदमी और एक छोटी बच्ची भी है, जो उनके घर को देखने आए हैं। वो लोग ये घर खरीदना चाहते हैं। यंग सुक उस लड़की को नोटिस करती है, जहां पर उसे पता चल जाता है कि ये छोटी बच्ची और कोई नहीं, बल्कि सियोयॉन है। वो बहुत खुश होती है। वो एसियोयॉन को कॉल करके बताती है कि आज तुम अपने डैड के साथ मेरे घर आई थी। अपने डैड की आवाज सुनकर और उनके बारे में जानकर सियोयॉन बहुत इमोशनल हो जाती है। जिसकी बात यंग सुक सियोयॉन से ये बोलती है कि हम तुम्हारे डैड को बचा सकते हैं, क्योंकि कल 19 नवंबर है, जब तुम्हारे डैड उस हादसे का शिकार होंगे। यंग सुक की बात सुनकर सियोयॉन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। अब नेक्स्ट डे जैसा इन्होंने प्लान किया होता है, वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब एसईओ यॉन की गलती से गैस बर्नर को ऑन छोड़ जाती है, तो पीछे चुपके से आकर यंग सुक उस बर्नर को सही समय पर बंद कर देती है, जिससे वो हादसा नहीं होता। उधर एसईओ यॉन भी इस चेंज को महसूस करती है। उस हादसे में एसईओ यॉन का पैर भी जल गया था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था, जो अचानक से ठीक होने लगता है। एसईओ यॉन के आसपास की चीजें भी उसी फ्यूचर के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं, जैसे कि उसका घर और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब पास्ट के चेंज होने के कारण फ्यूचर भी अब चेंज हो रहा था, जिसको चेक करने एससीओ यॉन भागकर अपने पापा के फार्म पर जाती है। जहां अपने पापा को देखकर एससीओ यॉन बहुत इमोशनल हो जाती है। वो समझ जाती है कि यंग सुक ने उसके पापा की जान बचा ली। अब पूरा फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंग सेट हो चुका था। मतलब यंग सुक के अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता था। वो यंग सुक को कॉल करके थैंक यू बोलती है, जिसके बाद एसईओ यॉन अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब एसईओ यॉन का उसकी मॉम के साथ रिलेशन भी सुधरने लगा था, जिसकी वजह से सीओ यॉन अब यंग सुक को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। उधर यंग सुक भी सीओ यॉन के फोन के उठाने का इंतजार करती रहती थी, लेकिन सीओ यॉन अपने मॉम डैड के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन यंग सुक और एसईओ यॉन की बात होती है। देखने से पता चल जाता है कि यंग सुक सीओ यॉन से नाराज है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही यंग सुक की मॉम आ जाती है, जो यंग सुक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो एसईओ यॉन को भी वार्निंग देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, जिसे सुनकर सीओ यॉन को यंग सुक के लिए बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो यंग सुक को इन सब से बचा कर रहेगी। वो इंटरनेट पर यंग सुक और उसकी मॉम से जुड़ी रिसर्च करने लगती है, जहां उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है, क्योंकि आज वही दिन था जब यंग सुक की मॉम उसे मारने वाली थी। एसईओ यॉन यंग सुक को बता देती है कि आज उसकी मॉम उसे मारने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में यंग सुक की मॉम उसे मारने आती है, लेकिन यंग सुक बच जाती है, जिससे पागल होकर यंग सुक उल्टा अपनी मॉम के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब यंग सुक पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वो अपनी आजादी को खूब एंजॉय करती है, जबकि उधर एसईओ यॉन इस बात से खुश थी कि उसने यंग सुक की जान बचा ली।
अब आगे फिल्म में हम स्योंग को देखते हैं, जो सबको अपने फार्म की स्ट्रॉबेरी बांट रहा होता है। और ये समय एससीओ यॉन वाला समय, यानी कि फ्यूचर वाला, जहां पर स्योंग सीओ यॉन के घर पर भी स्ट्रॉबेरी लेकर आता है, जहां से उसकी और सीओ यॉन मिलकर लंच कर रहे होते हैं। अब यहाँ ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमको यंग सुक वाला समय दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट वाला। उस समय में भी सियोंग होता है, लेकिन वो यंग सुक के घर पर जाता है। यंग सुक सियोंग को थोड़ी बदली बदली नजर आती है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। सियोंग यंग सुक से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, जिस पर यंग सुक बात बदल देती है और अंदर चली जाती है। जिसके बाद सियोंग फ्रिज को खोलकर देखने लगता है, जहां उसे यंग सुक की मॉम की डेड बॉडी के कटे हुए पीसेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतनी देर में वहां पर यंग सूक आ जाती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना चाहिए था। जिसके बाद यंग सुक सियोंग को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। उधर सियो यॉन को भी महसूस हो जाता है कि फ्यूचर एक बार फिर से चेंज हो रहा है। वो जल्दी से नीचे आकर देखती है, जहां उसे उसके मॉम डैड लंच करते हुए मिलते हैं। वो अपने मॉम डैड से सियोंग के बारे में पूछती है, जिस पर उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, हम किसी सियोंग को नहीं जानते। जिसको सुनकर सियो यॉन समझ जाती है कि यंग सुक ने कुछ तो किया है, जिससे भविष्य बदल गया। वो उसे फोन लगाकर पूछती है कि तुमने सियोंग के साथ क्या किया। जिसके बाद वो सियोंग के स्ट्रॉबेरी फार्म को भी चेक करने जाती है, जो अब उजड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रॉबेरी फार्म सालों से ऐसे ही वीरान और बंजर पड़ा है। जिसके बाद जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सियोंग के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस स्टेशन में भी सब लोग सियोंग को पहचानने से इनकार कर देते हैं, सिवाय एक पुलिस ऑफिसर के, जो उसे बताता है कि मैं सियोंग को जानता था, जो सालों पहले मारा गया। वो एसीओ यॉन को यह भी बताता है कि उसका कातिल पकड़ा गया था, जो एक सीरियल किलर था। उसका नाम पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन मेरी डायरी में उस किलर की एक फोटो है। जिसके बाद वो दोनों एविडेंस रूम में जाकर डायरी में उसकी फोटो चेक करने लगते हैं, जिसको देखकर एससीओ यॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यंग सूक होती है। अब इसके बाद हम आगे फिल्म में यंग सूक वाली टाइमलाइन को देखते हैं, जहां पर पुलिस यंग सूक के घर पूछताछ करने के लिए आती है, जिनमें वही पुलिस वाला होता है जो फ्यूचर में सेओ यून को सारी बातें बता रहा है। इस समय वो यंग है। वो लोग यंग सूक से पूछताछ करते हैं, जहां उस पुलिस वाले को उसकी बातों से उस पर थोड़ा शक हो जाता है। जिसके बाद एससीओ यॉन उसी औरत से मिल जाती है, जिसको शुरुआत में यंग सुक मदद के लिए बुला रही थी। वो औरत एससीओ यॉन को सब बता देती है कि यंग सुक एक बुरी लड़की थी, जिसकी मानसिक हालत सही नहीं थी। उसकी मॉम यंग सुक ऐसे लोगों को बचा रही थी, जिसे जानने के बाद एससीओ यॉन समझ गई थी कि उससे गलती हो गई है। उसे यंग सुक को नहीं बचाना चाहिए था। इस सीओ यॉन ने जब यंग सुक को बचाया, तो भविष्य बदल गया, जिस वजह से उसने बाद में काफी कत्ल किए, जिसका जिम्मेदार अब सीओ यॉन खुद को मान रही थी। वो यंग सुक से बात करती है। वो उसे बताती है कि तुम एक सीरियल किलर हो, जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी। जिसे सुनने के बाद यंग सुक थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो एससीओ यॉन को बोलती है, पता लगाओ कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला। लेकिन एससीओ यॉन काफी अपसेट होती है, इसलिए वो उसका फोन काट देती है। जिसके बाद हमें पहली बार यंग सुक का असली चेहरा देखने को मिलता है। यंग सुक और सीओ यॉन दोनों ने जैसा एक दूसरे को समझा था, दोनों ही वैसी नहीं थी। यंग सुक एक सीरियल किलर थी, जिससे बचने के लिए अब एससीओ यॉन उसका फोन उठाना बंद कर देती है। उधर यंग सुक वाली टाइमलाइन में उसके घर पर यंग एससीओ यॉन और उसके डैड आते हैं, जो यंग सुक की मॉम से मिलने आते हैं। यंग सुक उनको झूठ बोलकर घर के अंदर बुला लेती है, क्योंकि यंग सुक के इरादे ठीक नहीं थे। जबकि उधर एससीओ यॉन वाली टाइमलाइन में एससीओ यॉन अपने डैड के साथ होती है, जहां अचानक से एक बार फिर से फ्यूचर चेंज होने लगता है। एससीओ यॉन के डैड बूढ़े लगने लगते हैं, क्योंकि यंग सुक अपनी टाइमलाइन में उन्हें मार डालती है, जबकि यंग एससीओ यॉन अभी भी उसके कब्जे में होती है, जिसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। सीओ यॉन भागते हुए वापस अपने घर आती है, जो अचानक से खंडहर बन गया था, क्योंकि एससीओ यॉन के डैड के मरने की वजह से भविष्य एक बार फिर से बदल गया। गुस्से में एससीओ यॉन फोन उठती है। वो बोलती है कि तूने मेरे डैड के साथ क्या किया। वो उसे बता देती है कि मैंने उन्हें मार दिया। जिसके बाद एससीओ यॉन अपना आपा खो देती है। वो बोलती है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पता नहीं था कि यंग एससीओ यॉन अभी भी उसके कब्जे में है, इसलिए मजबूरन उसे वैसा ही करना पड़ता है जैसा यंग सुक चाहती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है,
पता करो कि पुलिस वालों को कैसे पता चला। लेकिन ये पता करने की बजाय यंग सुक से बदला लेने का एक बेहतरीन प्लान बना लेती है, जिसमें वो यंग सुक को एक ऐसी जगह भेज देती है जहां यंग सुक के टाइमलाइन में ब्लास्ट हुआ था। लेकिन सीओ यॉन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यंग सुक उस ब्लास्ट में बच जाती है। सीओ यॉन को लगता है कि शायद अब तक यंग सुक मारी गई होगी, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि पास्ट में क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर से उसका फोन बजता है, वो समझ जाती है कि यंग सुक उस धमाके से बच गई। अब इस सीओ यॉन ने गलती तो की है, जिसकी सजा मिलना उसे लाजमी है। यंग सुक यंग सीओ यॉन को टॉर्चर करने लगती है, जिसका असर यहाँ भविष्य में भी देखने को मिलता है। सीओ यॉन यंग सुक से अपनी जान की भीख मांगती है, जिसके बाद यंग सुक उसे एक और मौका दे देती है। जिसके बाद वो उसे ऐसा कुछ बताती है जिसको सुनने के बाद एससीओ यॉन के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि उसके डैड की उसकी मॉम की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी खुद की वजह से हुई थी, क्योंकि उस बर्नर को गलती से छोड़ा था ना, कि उसकी माँ ने। उधर यंग सुक वाली टाइमलाइन में एससीओ यॉन की मॉम अपनी बेटी और हस्बैंड को ढूंढते हुए यंग सुक के घर तक पहुंच जाती है। वो भी पता लगा लेती है कि यंग सुक किस तरह से पकड़ी गई थी, और इस बार वो उसे सब कुछ सच बता देती है, जिससे यंग सुक अपने सारे सबूत मिटा देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भविष्य बदल जाता है, जिसमें यंग सुक अब कभी पकड़ी नहीं गई है। ये इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां एक मिस्टीरियस वुमन यंग सुक को वार्न करती है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। जिसके बाद हम एसईओ यॉन की मॉम को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर की मदद लेती है, और वो दोनों उसके हस्बैंड और बेटी को ढूंढने यंग सुक के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग यंग सुक से पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें घर चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी एसईओ यॉन की मॉम यंग सुक के फोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, जो कॉल सीधा लगता है। एसईओ यॉन को, जो अपनी मॉम को वार्न करने की कोशिश करती है, वो बोलती है कि मॉम, वहां से जल्दी निकल जाओ, आपकी जान खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, यंग सुक उस पुलिस वाले को मार डालती है, जिससे एक बार फिर से भविष्य बदलने लगता है। यंग सुक सियोयॉन की मॉम के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है, जहां वो एक बार फिर से एसियोयॉन को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर एसियोयॉन उसे बताती है कि अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, पहले आप अपनी जान बचाइए। लेकिन ये कहानी अभी जितनी सिंपल दिख रही है, उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि एससीओ यॉन की टाइमलाइन में, यानी भविष्य में, यंग सुक सीओ यॉन के सामने आ जाती है। ये वो वाला भविष्य था जिसमें यंग सुक कभी पकड़ी ही नहीं गई थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी है, जो उसी घर में रहती है। वो एससीओ यॉन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद हम एक बार फिर से पास्ट वाली टाइमलाइन को देखते हैं, जहां यंग सुक यंग एससीओ यॉन को उसी बेसमेंट से बाहर ले आती है, जहां उसने उसे छुपा कर रखा हुआ था, ताकि वो उसकी मॉम को उस रूम से बाहर निकाल सके, और मजबूरन उसे रूम से बाहर निकालना पड़ता है। जिसके बाद उन दोनों में काफी इंटेंस फाइट होती है, जिसमें आखिरकार एससीओ यॉन की मॉम यंग सुक को मार डालती है, जिससे एक बार फिर से भविष्य बदल जाता है। और उधर सीओ यॉन भी बच जाती है, जो भागते हुए अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाती है। लेकिन उसे उसकी मॉम वहां नहीं मिलती, जिसके बाद वो रोते हुए अपने फादर के ग्रेव पर पहुंचती है, जहां उसे उसकी मॉम मिल जाती है। सीओ यॉन अपनी मॉम को देखकर समझ जाती है कि उस लड़ाई में उसकी मॉम ने यंग सुक को मार दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है, और वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपको याद हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टीरियस औरत का जिक्र किया था, जिसने यंग सुक को वार्न किया था, जो कोई और नहीं बल्कि खुद यंग सुक थी, जिसको इन सब के बारे में पहले से ही पता था। जहां एंड में हम एक बार फिर से भविष्य को बदलते हुए देखते हैं, जिसमें एसईओ यॉन की मॉम गायब हो जाती है। नहीं समझाया ना, लेकिन चिंता मत करिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट टाइमलाइन में यंग सुक मरी ही नहीं थी। जिसके बाद हम एक बार फिर से सीओ यॉन को देखते हैं, जो इस बार यंग सुक के उसी बेसमेंट में उसी चेयर से बंधी होती है, जिससे यंग सुक की मॉम उसे बांधा करती थी। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।